आज के इस क्लास में हम लोग जूलॉजी का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बायोलॉजी स्टार्ट किए थे। आज सेकेंड क्लास में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्र के बाद आप सबका आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और इसमें सबसे पहले सेल का अध्ययन करते हैं। हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत सेल से ही होती है, क्योंकि शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि कोशिका होती है। तो हम लोग सबसे पहले कल कुछ बेसिक जानकारी ले चुके थे, आज इसके आगे देखेंगे। सबसे पहले सेल कल के बारे में थोड़ा सा इस स्लाइड में रिवाइज कर देते हैं। सेल कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी सबसे पहले 1665 ईस्वी में, और एंटनी वैन लीवेनहॉक, इनका पूरा नाम था एंटनी वैन लीवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। इसके बाद स्लाइडन एवं स्वान का नाम आता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये कहा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। मतलब जिस तरह से ये पूरा मकान एक एक ईंट से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना है, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र हिंदी में बोला जाता है। अब देखते हैं कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में बोला जाए तो माइकोप्लाज्म नाम का एक छोटा सा जीव होता है, उसमें पाया जाता है ना। तो माइकोप्लाज्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडा में शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है एक तरबूजे के समान होता है ना, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। हम अंडे को देखते हैं, लेकिन उसकी कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हमें पड़ेगी ही। इसके बाद मानव में बात करें, ये ऑल ओवर में हो गए, ये दोनों चीज हम देख रहे हैं। ऑल ओवर में अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो माइकोप्लाज्म, ऑल ओवर में सबसे छोटी पूछा जाए तो माइकोप्लाज्म, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। अब देखिए, जीव में सबसे बुद्धिजीव कौन है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो स्त्रियों में पाया जाता है वो है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। इसको इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का चित्र आपको पता होगा, इस प्रकार से होता है ना। ये न्यूरॉन से नर्व सेल जिसको बोला जाता है। हमारा मस्तिष्क इससे मिलकर के बना हुआ है ना, और इधर में ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए पुनर्निर्माण, सेल डिवीजन जो होता है, जैसे कि कोशिकाएं मर जाती हैं तो फिर से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। तो सेल डिवीजन सबसे ज्यादा तेजी से लीवर में होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लीवर में आखिर होता तो क्यों है सेल डिवीजन। अब ब्रेन में, मस्तिष्क में सबसे कम सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना, जिसके कारण मस्तिष्क का घाव जल्दी ठीक नहीं होता। किसी व्यक्ति को माथे में बहुत जोर से जब चोट लग जाती है तो उसकी मौत हो जाती है कि नहीं। इसीलिए पुलिस क्या करती है कि हेलमेट पहनिए। अनुच्छेद 21 कहता है जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। हेलमेट लगाने के लिए इसीलिए बोलती है कि सरकार जानती है कि मस्तिष्क में अगर बहुत जोर से चोट लग गया तो व्यक्ति का जीना संभव नहीं है, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल रीजन ये है कि मस्तिष्क में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। और इसका रीजन ये है कि सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, बहुत कम पाया जाता है। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे यहाँ हम लोग को याद ये रखना है कि सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। लीवर दाहिनी तरफ होता है। अगर किसी को दाहिनी तरफ चाकू लगता है तो वह व्यक्ति मतलब बच सकता है, क्योंकि यकृत में लगेगा तो यहाँ सेल डिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, नई कोशिकाएं मिलकर बन जाएंगी, उसका घाव ठीक हो जाएगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा जल्दी, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे तेजी से सेल डिवीजन किसमें होता है? लीवर में। इसमें लीवर में, यकृत में, है ना। चलिए, ये थी बेसिक जानकारी, इतना दूर तक हम कल भी बताए पिछले वीडियो में। अब देखते हैं कोशिका। ये कोशिका कुछ इस प्रकार से, कोशिका का कोई निश्चिताकार नहीं है ना। कोशिका का सबसे ऊपरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है ना। बहुत पतली झिल्ली होती है ना, बाहर
ये किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो अभी हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, है ना, ये किसका देन है? तो कोशिका के अंदर एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में देखो। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ बॉडी, है ना, मतलब कि शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा देने का काम कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, कैसे देता है? इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। जब हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन जो लेता है, ऑक्सीजन जो एलोली वहां से ग्रहण करता है, एचबी ब्लड तक ले जाता है। ब्लड कहाँ ले जाता है? कोशिका। कोशिका के बाद कहाँ आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद वहां पे क्रेब्स साइकिल चलता है। इसको क्रेब्स साइकिल मतलब एक चक्र चलता है, एक प्रोसेस चलता है। इसका नाम क्रेब्स साइकिल इसलिए है कि इसकी खोज जो किया था ये क्रेब्स साइकिल का, वो क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने ही खोज किया था, इसीलिए इस साइकिल का नाम क्या हो गया? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के माध्यम से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी, है ना। एटीपी की साइकिल हम लोग दूसरे वीडियो में डिटेल से देखेंगे। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी। और एक दिन में दिन भर काम करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। खजूर देखें, खजूर खाने वाला, 4 खजूर खा लीजिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है कि नहीं? तो कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500 कैलोरी। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी खोज कौन किया था? अल्टमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो किससे मिल रही है? भले ही हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया अगर बोला जाए कि कोशिका में कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद इस ऊर्जा की जरूरत अन्य बॉडी को भी होता है। जैसे कि मजदूर काम करता है तो उसके हाथ और पांव को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम बोल रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता फेस, मुंह को है, माउथ को, है ना। तो अभी जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसको सबसे ज्यादा जरूरी पैर को ऊर्जा है ना। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन कर देता है। कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अब वो बोलने लग गया तो वहां की सारी ऊर्जा, अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे पैर, हाथ, सबकी ऊर्जा को ट्रांसफर ये किसको कर दिया? नाम हम जोड़ देंगे, हो गया। तो गोल्जी बॉडी को सबसे अधिक, गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना, ट्रांसफर कर देना ऊर्जा का। हाथ की ऊर्जा मुंह तक ले जाना अगर मुंह को जरूरत है, पैर को जरूरत है तो सब ऊर्जा पैर में ले जाना। ये किसका काम है? गोल्जी बॉडी का, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बोलते बोलते व्यक्ति थक जाता और फिर ऊर्जा का ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो फिर से भोजन लेना पड़ता, तो बार बार आदमी भोजन थोड़ी करेगा, है ना। तो ये ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। उसके बाद है सेंट्रोसोम। अब ये बोले थे सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका का विभाजन करना। अगर कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती है, तो स्लाइडर एवं स्वान ने कहा है कि कोशिकाओं का भी पुनर्निर्माण होता है। अगल बगल की कोशिकाएं उसे भर देती है ना। तो मतलब सेल डिवीजन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होने लगता है, नई कोशिकाएं बन जाती है और घाव वहां का भर जाता है। तो ये सेल डिवीजन करने का काम किसका है? सेंट्रोसोम का। तो आप बताइए कि सेंट्रोसोम सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? जहां पे सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। अभी बताए थे ना, लीवर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है, यकृत में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है। समझ गए? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। बोल सकते हैं सेंट्रोसोम का काम क्या है? विभाजन करना। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे थे, है ना। कोशिका के अंदर कोशिका पचक ना जाए, कोशिका का आकार बनाए रखने के लिए। अब कोई चीज सिकुड़ जाए, मेरा गला सिकुड़ जाए, बोल पाएंगे? नहीं। उसको बनाया जाता है रॉडिंग, है कि नहीं? तो उसी तरह से कोशिकाएं सिकुड़ ना जाए, इसके लिए
इसमें एक पिलर, जैसे कि घर खड़ा किए तो पिलर देता है, पिलर मजबूत होता है, तो यहाँ पे एक पिलर का काम कौन कर रहा है, मतलब कि इसका कंकाल, कोशिका का एक तरह से कंकाल किसको बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका, बहुत खतरनाक, हिंदी और खतरनाक, इसीलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कोशिका को पचकने से रोकता है, मतलब बोले कोशिका का कंकाल कौन है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं जानते तो ईआर बोल दीजिए, है ना। अब ये दो तरह का होता है, एक स्मूथ होता है, स्मूथ का अर्थ होता है चिकना, और एक होता है रफ, रफ मतलब खतखोड़ा, रुखड़ापन होता है। तो दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, समझ रहे हैं ना। ये चिकना, इसमें वसा पाया जाता है, वसा मीन्स फैट, तेल वगैरह में वसा जो पाया जाता है, इसीलिए तो चिकना होता है। एक होता है रफ ईआर, इसमें ये रफ होने का रीजन है, जब इसको माइक्रोस्कोप से बिल्कुल देखा गया झांक करके, तो पाया गया कि इसमें क्या है, रुखड़ापन, इसमें क्या था, रुखड़ेपन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, रुखड़ापन पाया गया इसमें, है ना, माइक्रोस्कोप से जब झांक करके देखा गया तो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा पाया जाता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये रुखड़ेपन होता है, ये रुखड़ापन होता है। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और एक 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का होता है। जब जीव को, जिस जीव को प्रोटीन निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा या प्रोटीन का निर्माण अत्यधिक जिसको जरूरत है प्रोटीन, उसके लिए 80S की जरूरत होती है, और जिसमें प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता कम होती है उसमें 70S वाला राइबोसोम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रही है? एस का मतलब आप समझ चुके हैं, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन प्रक्रिया, जिसमें कोई पदार्थ कितना तेजी से नीचे बैठता है, तो जो जितना तेजी से नीचे बैठेगा 80S वाला ज्यादा बैठेगा। तो ये बड़े जीव, जितने भी जीव को हम आंख से देख पा रहे हैं उनमें 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वाला राइबोसोम पाया जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से जवाब देंगे। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने, जीवित कोशिका की खोज, कोशिकीय सिद्धांत किसने दिया, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, छोटी, सबसे लंबी, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन, सबसे कम तेजी से, मतलब ना के बराबर होता है किसमें, ब्रेन में, ठीक है ना। अब क्रेब साइकिल किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी कितने ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज कितने कैलोरी ऊर्जा देता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सेल चैप्टर का ये कुछ पार्ट आप समझ गए होंगे। बाकी के अभी कोशिका में बहुत सारे कोशिकीय घटक हैं जिसका अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।